तो कल हमने जो लिक्विडिटी रेशियोज पढ़े थे, तो मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी रेशियोज आर आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, जिनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। सॉरी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म तो लिक्विडिटी वाला हो गया आपका। आज हम पढ़ने वाले सॉल्वेंसी रेशियोज, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि लिक्विडिटी रेशियो है, उसमें आपको दो फॉर्मूलाज ध्यान करने हैं, दो रेशियोज पढ़ने हैं। देन 4 accounting ratios in the solvency ratios, 4 accounting ratios in the activity ratio, and 4 accounting ratios we have to study in the that one profitability ratios. ये टोटल मिला के 14 अकाउंटिंग रेशियोज आपको इस चैप्टर में पढ़ने और समझने। कल मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाया था रिगार्डिंग द लिक्विडिटी रेशियो, है ना? तो मैं थोड़ा सा पूछ भी लेता हूँ। मोहित, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। मोहित, आप लाइन पे हैं? यस सर। तो आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मैंने हेलो। यस सर। मैंने पूछा, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आता है तो वो सर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना? तो ये लोग बाकी लोग लिख सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, अंतरिक्ष से पूछ रहा हूँ। अंतरिक्ष, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो। सर रेशियो तो सर याद नहीं है सर, वर्किंग कैपिटल का ही है। क्लास में कोई किसी को भी अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला आता है तो बोल के बताइए। मोहित, नो सर। इसका मतलब आपने कल पढ़ाई नहीं की है ना? कीजिए बच्चों, पढ़े। अगर आप बात के भरोसे बैठे रहेंगे तो बाद में आप मेरे इन वीडियोस को तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन मुझसे डाउट कैसे पूछ पाओगे? आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज करंट एसेट्स ऑन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब बात आती है कि मैंने ये चीज क्यों लिखी, आखिर इसमें ऐसा मुझे क्या बताना है। तो दो फॉर्मूलाज आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। एक है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, दूसरा है वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है। और दोनों में जो कंपोनेंट्स हैं सेम ही है, दोनों में कंपोनेंट्स सेम ही है ना? करंट वर्किंग कैपिटल में भी दो कंपोनेंट है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल रेशियो में भी दो कंपोनेंट है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सेम ही आपके कंपोनेंट्स हैं। तो फिर भी यहाँ पे आपको एक जो चीज ध्यान रखने की है वो क्या, वो ये कि जब आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे
तो एक आइटम होता है जिसका नाम है लूज टूल्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ये बात उसको समझ में आ रही होगी लूज टूल्स एंड स्पेयर्स जिसने चैप्टर नंबर 1 को ध्यान से पढ़ा है। चलिए मोहित बताइए लूज टूल्स एंड स्पेयर का हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। Sir, current asset heading. जी सुन रहा हूँ। बोलिए बोलिए सुन रहा हूँ मैं। Sir, subheading other current asset. गलत है आपका। हेडिंग आपने बोला करंट एसेट सही है, लेकिन सब हेडिंग में हम लेंगे इन्वेंट्रीज। लूज टूल्स एंड स्पेयर्स फॉर्म द पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब ये चीज मैं यहाँ पे बता क्यों रहा हूँ। तो देखिए इन्वेंट्री आप किस में लेते हो, करंट एसेट में लेते हो। वर्किंग कैपिटल का जो वर्किंग कैपिटल का जो कंपोनेंट है वो भी करंट एसेट है और वर्किंग कैपिटल रेशियो का कंपोनेंट भी करंट एसेट है। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो इन्वेंट्रीज को लेते समय उसमें क्या आपको लूज टूल्स एंड स्पेयर्स लेना है या नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। लूज टूल्स एंड स्पेयर्स विल रिमेन द पार्ट ऑफ करंट एसेट। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज जब आप कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो, तब आपको करंट एसेट में लूज टूल्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं करना है। while calculating the current asset while calculating the current ratio, है ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो को हम करंट रेशियो भी कहते हैं ना, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज आल्सो नोन एज करंट रेशियो। तो while calculating current ratio we do not include while calculating current ratio we do not include loose tools and spares in current assets या फिर इन इन्वेंट्रीज। एक ही बात हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। ये ध्यान रखना है कि जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होगा आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें आपको लूज टूल्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि अगर लूज टूल्स एंड स्पेयर्स दे रखा है तो उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। क्या इस लूज टूल्स एंड स्पेयर वाली चीज का इफेक्ट क्विक रेशियो में भी आएगा? जी नहीं, क्विक रेशियो में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्विक रेशियो में हम इन्वेंट्रीज को लेते ही नहीं है। क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड होता है। तो जब क्विक रेशियो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स पहले ही नहीं है उसमें, तो उसमें इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेनली मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या सुनने में सेम लगते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो दोनों के कंपोनेंट भी सेम है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, जब आप करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज करोगे, तो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स विल रिमेन द पार्ट ऑफ करंट एसेट। लेकिन जब आप वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करोगे, जब आप करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो at that time loose tools and spares will not form the part of current assets. आई होप मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा आज का टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें टोटल 4 रेशियोज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले रेशियो से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहला रेशियो हमारे पास में है डेट टू इक्विटी रेशियो, which is also known as debt equity ratio, है ना। डेट टू इक्विटी रेशियो बोल सकते हैं और सिंपली डेट इक्विटी रेशियो भी उसे बोल सकते हैं।
फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज डेट्स अपॉन इक्विटी। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है इसका, डेट अपॉन इक्विटी। इसको हम बोल सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। और यहाँ पे समझना यह है कि डेट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। डेट में हमें दो चीजें इंक्लूड करनी है, फर्स्ट विल बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड सेकंड विल बी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये हम डेट में इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट आइटम इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो गया, और कोई अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है नेचर टू बी स्पेसिफाइड। दूसरा मैंने फॉर्मूला नीचे इक्विटी में आप क्या, और देखिए स्पेलिंग कई जगहों पे गलत टाइप हो रखी है, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कन्वर्जेंट इन टाइपिंग, तो टाइपिंग एरर हो जाता है। फॉर्मूला स्पेलिंग इक्विटी की गलत लिखी हुई, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इक्विटी में आप क्या इंक्लूड करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं आप लोगों को याद होगा। शेयर होल्डर्स फंड में टोटल 3 आइटम होती हैं। पहली होती है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व सरप्लस, और तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। लेकिन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपका लेना है आपको शेयर होल्डर्स फंड में। और उम्मीद करता हूँ रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है वो सबको याद होगा ना। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आप जो लेंगे तो वो हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। डेट टू इक्विटी रेशियो इज हैविंग एन आइडियल रेशियो आल्सो। सो व्हाट इज द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी 2:1। 2:1 is considered to be the ideal debt equity ratio। अगर इससे ज्यादा है तो भी अच्छा नहीं है, और अगर इससे कम है तो भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। The ideal debt equity ratio is to be considered to be 2:1। और ये फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? आई होप क्लियर है ना। कोई भी डाउट लगे तो आप बीच में किसी भी स्टेज पे पूछ सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूले पे मैं आता हूँ, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब देखिए समझना फॉर्मूला कितना इजी है। अगर आपको फॉर्मूले का नेम याद है तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो ऊपर मैंने क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो अपन ने कर दिया डेट अपॉन इक्विटी। डेट टू इक्विटी यानी डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल एसेट टू डेट यानी टोटल एसेट अपॉन डेट। ये रहा फॉर्मूला, है ना, वही फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन डेट। तो अगर आपको फॉर्मूले का नाम भी, रेशियो का नाम भी याद है ना, तो उससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले को रटने में टेंशन नहीं आएगी। हाँ, उस फॉर्मूले की जो कंपोनेंट्स हैं वो समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझेंगे टोटल एसेट का क्या मतलब है। टोटल एसेट मीन्स द टोटल ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग 2 आइटम्स। वन इज फिक्टिशियस एसेट। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे हम, सॉरी टिक नहीं लगाना मुझे, माइनस कर क्रॉस करना चाहिए। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे आप हटा देना, और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको हटा देना। अब आप कहेंगे सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो छोड़िए। आप ये देखिए कि अगर सिंपली इन्वेस्टमेंट लिखा है इसका मतलब वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हमें उसको हटा देना है। ठीक है, और डेट में क्या लेना है, डेट में वही दो चीजें हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। ये आपके डेट में वही चीजें हैं सारी सेम। कहाँ से मिलेंगी डेट वाली चीजें आपको, नॉन करंट लाइबिलिटीज से, और टोटल एसेट्स वाली ऑब्वियसली एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट से। ठीक है, टोटल डेट टू टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के एज सच कोई आइडियल रेशियो तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये माना गया है दैट इज हायर द रेशियो बेटर इट इज फॉर द फर्म। ये इसके लिए माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे। अपना थर्ड क्या है हमारे पास में, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को हम और एक नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज
शेयर होल्डर्स रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। नेम यही है, सॉरी, लेट मी करेक्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, नेम तो प्रोप्राइटरी रेशियो ही रहता है, बट ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, फॉर्मूला क्या लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं प्रोप्राइटर्स फंड प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन शेयर अपॉन टोटल एसेट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड एक ही बात होती है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि शेयर होल्डर फंड में हम क्या लेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर फंड में हम क्या लेते हैं। शेयर होल्डर फंड में हम लेते हैं एक तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल एसेट में हम क्या लेते हैं? टोटल एसेट में हम लेते हैं टोटल ऑफ द एसेट सेट ऑफ बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो वो चीज मैंने क्योंकि जस्ट ऊपर लिखी हुई है तो मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखी, वो अंडरस्टूड है। सभी फॉर्मूलाज में उसका जो कंटेंट है, सभी फॉर्मूलाज में उसका जो सेंस है, द एक्सप्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म once explained must be taken in the same sense as have been explained earlier. अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, if any contradictory thing has to be considered, that will be explained by me to you as I had explained here. ना, एक बार किसी एक्सप्रेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार मैंने किसी टर्म के कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको हर फॉर्मूला में उस टर्म को उसी सेंस में लेना है। अगर कहीं पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि उसका अलग सेंस लेना है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल में लूज टूल्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड करने हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो में लूज टूल्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो ये चीज समझ में आया ना आपको, कि जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज होगी तो मैं अपना आप आगे होके बोलूंगा। अदरवाइज आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने बोला शेयर होल्डर फंड, इसका मतलब क्या है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। सर ने बोला टोटल एसेट मतलब एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूनिक थिंग प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में। प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी है, आपको याद रहना चाहिए, वो क्या? कभी कभी एग्जामिनेशन में ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला कुछ और भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब मैंने जो बोला है इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या बोला मैंने। आप कहेंगे कि सर ये तो आपने जस्ट रिवर्स कर दिया फॉर्मूले को, तो अब हम कौन सा यूज करें एग्जामिनेशन में अगर हमारे पास में आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। हम एक याद करेंगे और आप तो कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल दिया, है ना। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। आपका जो फॉर्मूला मेनली आपको याद रखना है वो कौन सा है? जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, जो यहाँ पे ब्लू में लिखा है, फॉर्मूला तो यही है आपका। अगर आपको सिंपली एग्जामिनेशन में आता है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, सॉरी, अगर आपके पास फॉर्मूला आता है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो फिर ये रिवर्स फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे ऐसा कहा जाए, कंपोनेंट्स देते हैं और बोला कि प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करो। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो आपको प्रोप्राइटरी रेशियो डायरेक्टली दे देता है, दैट द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एबीसी लिमिटेड इज दिस अमाउंट, ठीक है। और आपको शेयर होल्डर फंड भी दे देता है कि शेयर होल्डर फंड ऑफ दिस कंपनी इज दिस अमाउंट, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कैलकुलेट टोटल एसेट। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको कि ये इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एक प्रोप्राइटरी रेशियो है, एक शेयर होल्डर फंड है और एक टोटल एसेट है। अब इन तीन में से कोई भी दो चीजें वो दे देगा और तीसरी चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जब आपको ऐसा होता है तो वहां पे कभी कभी वो क्या लिख देता है, प्रोप्राइटरी रेशियो ब्रैकेट में लिखता है टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड
इक्वल्स टू 2:1, फॉर एग्जाम्पल 2:1, यानी कि उसने प्रोप्राइटरी रेशियो का सिर्फ आंसर नहीं दिया आपको, प्रोप्राइटरी रेशियो के आंसर के साथ में उसने फॉर्मूला भी लिख दिया और वो फॉर्मूला उसने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार अपन ने तो बुक में पढ़ा था, वो तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट पढ़ा था, यहाँ पे इसने फॉर्मूला कहीं मिसप्रिंट करके उल्टा लिख दिया दिखता है, अपन इसको सीधा करके और कैलकुलेट कर दो। नहीं, ऐसा मत कर देना वरना आंसर गलत हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर एग्जामिनेशन में आपको कहता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करो तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको वो लिख के दे देता है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, रिवर्स फॉर्म लिख के दे देता है अलग से स्पेसिफिकली, तो फिर आप इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से चीज को कैलकुलेट करेंगे। यानी मेन कंसिडरेशन हमें क्या देना है, मेनली अपने माइंड में फॉर्मूला याद कौन सा करना है, फॉर्मूला मेनली माइंड में तो याद तो यही वाला करना है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्पेसिफिकली लिखा हुआ आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उस चीज को फॉलो कर लेना है। क्लियर? आगे मैंने जो चीज बोली क्लियर सबके माइंड में समझ में आ गया, तो कंफ्यूजन तो नहीं बच रहा है? ठीक है, अब मैं लास्ट आता हूँ, दैट इज आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इसके देखिए क्वेश्चंस तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम आउट का मैसेज आ गया था, तो इस क्लास में हम क्वेश्चंस तो इसके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी मैं ये फोर्थ फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली सिर्फ सोचना है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको फॉर्मूला का पूरा जो एक ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंस है, वो समझ में आ जाए। ठीक है, आपके बिजनेस में आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, बैंक लोन लिया, वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी जेब में तो कुछ भी नहीं था, तो आपने बैंक लोन लिया 1 लाख रुपीज का। ठीक है, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 10% की रेट से, बैंक ने आपसे 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है उस 1 लाख रुपीज पे, यानी आपसे ईयर का कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, आप ईयरली 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है, 1 लाख का 10%, 10,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी फर्म ने किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, फॉर एग्जांपल 2019-20 में 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, ये भी एक फैक्ट है, इसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फैक्ट दे रखा है कि 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, ओके। अब मैं ये पूछता हूँ कि आपका ये प्रॉफिट, आपका ये जो इंटरेस्ट था, इसे पे करने के लिए कितनी बार पे कर सकते? माई क्वेश्चन इज, अगर आपको इस प्रॉफिट में से ये 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है, सो हाउ मेनी टाइम्स योर प्रॉफिट इज एबल टू कवर योर इंटरेस्ट? आई रिपीट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर दिस प्रॉफिट टू कवर द इंटरेस्ट? हाउ मेनी टाइम्स दिस प्रॉफिट कैन पे दिस इंटरेस्ट? तो सीधी सी बात है भाई, 50,000 रुपीज का आपने प्रॉफिट अर्न किया है एंड यू हैव टू पे 10,000 एज एन इंटरेस्ट, तो आप ऐसा 5 इंटरेस्ट times. 5 बार पे कर सकते हैं। This Yes, kind sir. of interest can be paid out of this profit 5 times. सिंपल नजर आ रहा है, 10,000 का इंटरेस्ट पे करना है, 50,000 रुपए जेब में, तो 5 बार पे कर सकता हूँ मैं ऐसा इंटरेस्ट। बस वही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ रेशियो कैलकुलेटेड टू assess or to calculate or to know the times, the number of times our profit is able to cover the interest. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड टू नो दैट हाउ मेनी टाइम्स आवर प्रॉफिट इज एबल टू कवर द इंटरेस्ट। फ्रॉम दिस अवेलेबल प्रॉफिट, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन पे आवर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, वो कितनी बार हम पे कर सकते हैं इस अवेलेबल प्रॉफिट में से, वही कैलकुलेट करता है हाउ मेनी टाइम्स इट कैन कवर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट कैन कवर द इंटरेस्ट। आई होप बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, क्योंकि बुक में क्या लैंग्वेज ऐसी होती है कि कई बार समझ में नहीं आ पाता है, तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन किया। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसमें हम डिबेंचर का इंटरेस्ट और बैंक लोन का इंटरेस्ट, वो चीज़ें ले लेते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज समझते हैं जो कि कंपलसरी पेमेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पे लेनी है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको न्यूमरेटर में रखना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। इस क्लास में मैंने आपको क्या किया,
मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियोज एक्सप्लेन किए हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज के फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए, उनका सिग्निफिकेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आप कहेंगे सर आइडियल कितना होता है? नहीं, आइडियल कुछ भी नहीं है, हायर द रेशियो बेटर इट इज। मतलब क्या है? अच्छी बात है, जितनी ज्यादा बार कवर कर सकता है अपने लिए अच्छा ही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए क्या कहते हैं? हायर द रेशियो बेटर इट इज। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज के फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। हमारी आज एक क्लास और भी है, नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं 4 फॉर्मूलाज के बेस्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। तब तक मौका लगता है, बीच में टाइम मिलता है तो इनको एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको बैठ के फॉर्मूलाज को रटना पड़े, मैं बस यही चाहूंगा कि आप मोर एंड मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यू शुड सॉल्व, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू विल सॉल्व द फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली बी ग्रास्प्ड बाय योर माइंड। बैठ के आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये इसका जैसे अपन 2 की टेबल याद करते हैं, नहीं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, देन द फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली बी सेट इन योर माइंड। आपको बैठ के रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस क्लास। किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी किसी के माइंड में है तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में कैरी ना करें, है ना। कुछ भी अगर डाउट लग रहा है माइंड में तो पूछ सकते हैं।